नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, आज हम जो बात करेंगे इस प्रकरण के अंतर्गत बात करेंगे वो करेंगे क्रिया के बारे में। किसके बारे में? क्रिया के बारे में बात करेंगे कि क्रिया जो शब्द है उसकी परिभाषा क्या है, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं और क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है, और जिसके अंतर्गत एक नाम आता है हमारा कौन सा, हम कहते हैं अर्थ के आधार पर, यानी रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है रचना के आधार पर, दूसरी हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर, और एक पढ़ते हैं हम कर्म के आधार पर, और एक हम पढ़ते हैं किसके आधार पर मित्रों, जिसको आप नाम देते हो काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर क्रिया के भाग माने जाते हैं तीन: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। रचना के आधार पर हमने कुछ जगह 6 प्रकार भी देखे, कुछ जगह आप 4 प्रकार भी पढ़ते हो, कुछ जगह 8 प्रकार भी पढ़ते हो। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जो मुख्य मुख्य भाग है परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहते हैं उनके बारे में, तमाम के बारे में हम पढ़ेंगे। और कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक पढ़ते हैं। सकर्मक में फिर आपको कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 2 प्रकार। अकर्मक में भी मुख्यतः 2 प्रकार है, कुछ जगह आपको 3 प्रकार भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रतियोगिता में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं क्रिया के बारे में। तो क्रिया शब्द है उसको कहा जाता है कि क्रि धातु के साथ में या प्रत्यय के योग से मिलकर बना है क्रिया, यानी किसी काम को करना या होना या पाया जाना ही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। किसी कार्य को करना या होना या पाया जाना ही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सारी क्या क्रिया है, इनके मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु का। जैसे पढ़ना में से ना को हटा दो, पीछे क्या रह गया? पठ, उसको हम क्या कहते हैं? धातु के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती, हम यदि धातु के साथ में ना प्रत्यय जोड़ देते तो सामान्य क्रियाएं हमारी बन जाती। जैसे पढ़ के साथ में ना जोड़ा तो पढ़ना, लिख के साथ में ना जोड़ा तो लिखना बन जाता। उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, ये सारी क्या कहलाती है? हमारी क्रियाएं का रूप हो जाता है। फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले मैं बात करूं कि क्रिया शब्द क्रि धातु के साथ में या प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना या होना या पाया जाना। अर्थात किसी कार्य को करना या होना या पाया जाना ही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, उठना, खाना, पीना, सोना, ये सारी क्या क्रिया है। और क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे मैंने कहा था पढ़ना में से ना को हटा दो, मूल रूप क्या रह गया? पठ धातु रह जाती है। नेक्स्ट आता है क्रिया के प्रकार। तो पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कौन सी है मित्रों? एक तो आती है हमारी सकर्मक क्रिया। कौन सी आती है? 2 प्रकार आते हैं ना। पहला कौन सा प्रकार है इसके अंतर्गत? सकर्मक। और दूसरा कौन सा है? अकर्मक। सकर्मक के आप मुख्यतः 2 प्रकार देखते हो, एक कर्मक और दूसरा कौन सा है हमारा? द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक में आप अवस्था बोधक और दूसरा कौन सा है? गत्यार्थक। कौन सा है? गत्यार्थक बोधक के नाम से जाना जाता है। रचना के आधार पर हम पढ़ते हैं कौन कौन सी? पूर्वकालिक, उसके बाद में प्रेरणार्थक। कौन सी है? प्रेरणार्थक आती है। फिर आती है नाम धातु। कौन सी है? नाम धातु। कृदंत। फिर आती है संयुक्त। कौन सी आती है? संयुक्त आती है। फिर आप सहजातीय पढ़ते हो, तात्कालिक पढ़ते हो। कौन सी? तात्कालिक क्रिया पढ़ते हो। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत कौन सी पढ़ते हैं? रचना के आधार पर अलग अलग प्रकारों के अंतर्गत ज्यादातर यही है, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत और संयुक्त क्रिया आती है। सहजातीय क्रिया या सहायक क्रिया, कौन सी? सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, योगिक क्रिया, इस प्रकार क्रियाओं के इसमें रूप देखने को मिलता है। काल के आधार पर 3 प्रकार पढ़ते हो आप। पहला कौन सा है? भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और कौन सी? हमारी भविष्यकालिक क्रिया, यानी भविष्यकालिक क्रिया। ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया। अगर वाक्य में क्रिया के साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म प्रदान होता है, उसको हम कौन सी क्रिया कहते हैं मित्रों? सकर्मक क्रिया कहते हैं।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य क्या निकलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में क्या मिले, कर्म मिल जाता है। एक तो सीधा सीधा कर्म दिखाई देता है और एक पीछे छुपा हुआ रहता है, वो क्या होता है, कर्म। आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपना भाव बनना शुरू हो जाता है कर्म का कि इसके बीच में ये हो सकता है, तो वह भी कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो अब पढ़ना बोले तो हमारी क्या कहलाएगी मित्रों, क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। क्या पढ़ता है, क्या पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये हमारा इसमें क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। और कौन पढ़ता है, कि राम पढ़ता है, ये इसके अंतर्गत क्या है, करता है। तो इसमें क्रिया के साथ में सीधे रूप में आपको डायरेक्ट रूप में यानी प्रत्यक्ष रूप में क्या दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है। तो कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार मैंने कहा राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो लिखना बोले तो क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। और क्या लिखा, पत्र लिखा, तो क्या हो गया, कर्म हो गया। किसने लिखा, राम ने, तो क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसमें भी क्रिया के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है। क्रिया के साथ में डायरेक्ट रूप में कर्म दिखाई दे रहा है, तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरे चरण की मैं बात करूं, इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप में बात कर रहा है वो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कौन सा है, अप्रत्यक्ष रूप में यदि आपको कर्म मिल रहा है, जैसे मैंने लिखा कि वह लिखता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, पढ़ता है। जैसे कह दिया रजनी पढ़ती है, अब वह लिखता है, तो क्या लिखता है भाई, कोई बात नहीं। और मैंने कह दिया वह रोता है, वह रोता है। अब आपके इस वाक्य के अंतर्गत रोना बोले तो क्रिया होगी, कौन रोता है, वह हो गया कर्ता। अब प्रश्न करना कि क्या रोता है, पता नहीं, कोई भाव नहीं बढ़ रहा, लेकिन वह पढ़ता है, वह लिखता है, तो कुछ ना कुछ लिख सकता है। जैसे पत्र लिख सकता है, निबंध लिख सकता है, लेख लिख सकता है। उसके अंतर्गत मन के अंदर भाव बनने शुरू हो गए, प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो तो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। जैसे रजनी पढ़ती है, क्या पढ़ सकती है, समाचार पत्र पढ़ सकती है, निबंध पढ़ सकती है, लेख पढ़ सकती है। तो हमारे भाव बन रहे हैं मन के अंतर्गत, तो विचार बन रहे हैं, तो कौन सी कहलाते हैं, हमारा सकर्मक क्रिया बन रही। कौन सी, सकर्मक क्रिया। और वह रोता है, क्या रोता है, वह हंसता है, क्या हंसता है, मन के अंदर विचार बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो वो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब सीधा सा ध्यान रखना, जो स्वाभाविक क्रिया होती है, प्रकृति बोधक क्रिया होती है, वो कौन सी कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अपने आप घटित होती है। रोना आता है तो ये से थोड़ी होता है कि 1 घंटे बाद में रोऊंगा, 1 घंटे बाद में रोऊंगा, 1 घंटे बाद में नींद आएगी, कोई पता होता है कि नींद आना स्वाभाविक क्रिया होती है, उबासी का आना स्वाभाविक क्रिया होती है, प्रकृति बोधक। ये हमारे किसके अंतर्गत है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे आंखों का ऊपर नीचे होना होता है ना, लपक झपक, ये बंद बुझ करते हो, जो आप खुली होती है, बंद होती है, ये सारी कौन सी हमारी अकर्मक क्रिया है। कौन सी है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा, जैसे खाज करते हो आप, मान लो ये खुजली का होना, कौन सा, खुजली, ये भी स्वाभाविक क्रिया। कौन सी है, स्वाभाविक क्रिया आती है। वर्षा का होना, ये पता चलता है क्या, वर्षा का होना ये स्वाभाविक है। वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कौन सी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। गर्मी होती है, जैसे उसको क्या पता, ज्वालामुखी का फटना, क्या पता चल सकता है, कभी भी फट सकता है। भूकंप का आना, क्या, भूकंप का आना, ये प्रकृति बोधक है। पेड़ से पत्ता गिरना, कहते हो क्या, अब गिर, मैं तेरे को देख रहा हूं, गिर नीचे आ गए, नहीं, तो ये कौन सी हमारी अकर्मक क्रिया है। कौन सी, अकर्मक क्रिया है। तो जो स्वाभाविक है, सीधी सी बात ध्यान में रखना, स्वाभाविक, जरूरी नहीं है कि अब अकर्मक क्रिया भी सकर्मक बन सकती है, उसकी प्रक्रिया मैं आगे बताऊंगा। पहले इतना ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में क्या होना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए, वही कौन सी क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या और किसे का जवाब मिलता हो, किसका, क्या और किसे का उत्तर मिलता है, वही कौन सी कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। और मन में यदि अप्रत्यक्ष रूप में कोई भाव नहीं बन रहा है क्या और किसे के प्रति, तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और यदि मन में भाव बनना शुरू हो जाता है तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने कह दिया राम ने सीता को पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा। किसे लिखा, सीता को। तो 2 क्रम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो द्विकर्मक क्रिया बन जाती। कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, किसे पढ़ाया,
छात्रों को, और क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। कितने कर्म मिल रहे हैं, 2 कर्म मिल रहे हैं, तो द्विकर्मक क्रिया है। और द्विकर्मक 2 कर्म क्रिया के साथ में तो 1 मिले चाहे 2 मिले, क्रिया कौन सी कहलाएगी, हमारी सकर्मक। अब आपको विकल्प में देखना है कि ऑप्शन में द्विकर्मक है तो द्विकर्मक करना है, एकर्मक, यदि 1 कर्म मिल रहा है एकर्मक ऑप्शन में तो कौन सी करनी है, हमारे को एकर्मक क्रिया करनी है। अब इसके भागों के बारे में बात करते हैं तो द्विकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एकर्मक क्रिया, अगर वाक्य में क्रिया के साथ में एक कर्म प्रधान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने लिख दिया, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो खेलना बोले तो मित्रों क्या हो गई, क्रिया हो गई। क्या खेलता है, क्रिकेट, अर्थात क्या हो गया, कर्म। और कौन खेलता है, मोहन, मोहन बोले तो कर्ता। तो क्रिया के साथ में कितने कर्म आ रहे हैं, हमारे 1 कर्म आ रहा है, तो कौन सा कहलाती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया का ही भाग है। मान लो सकर्मक नहीं है, ऑप्शन अकर्मक है और एक कर्मक ऑप्शन में नहीं है तो हम सकर्मक करेंगे। कौन सी करेंगे, सकर्मक। और सकर्मक, एकर्मक, द्विकर्मक, तो एक कर्म है तो प्राथमिकता किसको देनी है, एक कर्मक क्रिया को देनी है। जैसे लिखा, आर्यन ने पुस्तक लिखी, पुस्तक पढ़ी या लिखी एक ही बात है। पढ़ना बोले तो क्या होगी, क्रिया। क्या पढ़ी, पुस्तक बोले तो कर्म। और किसने पढ़ी, आर्यन। कौन है पढ़ने वाला, कर्ता हो गया। तो यहां पर हमारे को क्या मिल रहा है, क्रिया के साथ में एक कर्म मिल रहा है, तो कौन सी क्रिया कहलाती है, एकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया है, एकर्मक। दूसरी आ जाती है द्विकर्मक। अगर वाक्य में क्रिया के साथ में 2 कर्म प्रयुक्त हो तो वहां पर कौन सी क्रिया कहलाती है मित्रों, द्विकर्मक क्रिया कहलाती। मैंने अभी बताया था आपको कि अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया। पढ़ाना बोले तो क्या कहलाएगी, क्रिया। क्या पढ़ाया भाई, व्याकरण बोले तो कर्म। किसे पढ़ाया, छात्रों को। छात्र बोले तो कर्म। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक। अध्यापक बोले तो कर्ता। क्रिया के साथ में कितने कर्म आ रहे हैं, 2 कर्म आ रहे हैं, तो कौन सी क्रिया कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया तो वहां पर भी 2 कर्म है। कौन सा है, 2 कर्म। मैंने कहा राम ने सीता को पत्र लिखा, कृष्ण ने राधा को पत्र लिखा। कितने कर्म आ रहे हैं, 2 कर्म प्रयुक्त हो रहे हैं। कौन सी क्रिया कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती। कौन सी है, द्विकर्मक। और द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत एक विशेष बात का ध्यान रखना, वो क्या है, वो रहना है कि आपको क्रिया मिलेगी। क्या मिलेगी मित्रों, क्रिया मिलेगी। क्रिया से प्रश्न करोगे कौन का, तो आपको मिलता है कर्ता। क्या मिलता है, कर्ता। क्रिया से आप प्रश्न करोगे क्या का, तो आपको मिलता है कर्म। और क्रिया से प्रश्न करोगे किसे का, किसका प्रश्न करोगे, किसे का, तो भी आपको मिलेगा कर्म। क्या का प्रश्न करते हो वो मिलता है निर्जीव। कैसा, जीव, निर्जीव। और ये मिलता है सजीव। कैसा मिलता है, सजीव मिलता है। अब प्रश्न यहां से क्या बनता है कि द्विकर्मक क्रिया में कर्म प्रयुक्त होते हैं, तो पहला जो कर्म प्रयुक्त होता है वो ध्यान रखना सजीव कर्म मिलेगा वाक्य में, और दूसरा कर्म मिलता है वो कौन सा मिलता है, सजीव मिलता है। तो मुख्य क्रम बाद में आएगा। ये तो है मुख्य क्रम जो निर्जीव है मित्रों। कैसा जीव है, निर्जीव है। और जो सजीव है जिसको हम कहते हैं गौण कर्म है, तो गौण कर्म पहले आता है जो सजीव होता है। तो सजीव कर्म पहले प्रयुक्त होता है, निर्जीव कर्म बाद में प्रयुक्त होता है द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत। कौन सा, द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत सजीव कर्म पहले आएगा और निर्जीव कर्म कहां पर आएगा, बाद में आएगा। इस बात को ध्यान रखना। कई बार प्रश्न आ चुका है, जितनी बार व्याकरण नहीं पढ़ाई उससे ज्यादा बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। कौन सा, द्विकर्मक क्रिया के अंदर परिभाषा या कथन के रूप में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विकर्मक क्रिया के बारे में सत्य कह रहा है या असत्य कह रहा है। तो सत्य के बारे में पूछा जाता है, पहला सजीव कर्म, बाद में निर्जीव कर्म प्रयुक्त होता है। वो 4 ऑप्शन बनाएगा आगे पीछे कर करके ऐसे। तो ध्यान रखना, या तो कह देगा दोनों ही निर्जीव होते हैं, दोनों ही सजीव होते हैं, ऐसे करके बना के छोड़ देगा आपको।
पहला सजीव और दूसरा कौन सा है, निर्जीव आता है। उसको हम मुख्य क्रम, इसको कौन सा क्रम, गौण क्रम या अप्रधान क्रम या अमुख्य क्रम के नाम से आप किसी नाम से जान सकते हो। नेक्स्ट इसके अंतर्गत बात करते हैं हम अकर्मक क्रिया। तो ये तो सकर्मक क्रिया हो गई। अब आती है अकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक क्रिया के साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में क्या नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए। वही कौन सी कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो अगर वाक्य में क्रिया के साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कर्म प्रदान नहीं हो, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो उड़ना बोले तो क्या कहलाया मैंने, क्रिया। उड़ना बोले तो क्या कहलाती है, क्रिया। कौन उड़ते हैं, पक्षी। पक्षी बोले तो क्या हो गया मित्रों, कर्ता हो गया। कौन सा हो गया, कर्ता। अब कहोगे क्या उड़ते हैं भाई, आप कहोगे पक्षी, तो कौन उड़ते हैं, वो भी पक्षी है। क्या, पक्षी है। तो इसमें कौन उड़ते हैं, वो पक्षी है। क्या उड़ते हैं पता नहीं। उड़ना स्वाभाविक क्रिया है। क्या, उड़ना स्वाभाविक क्रिया है। मछली पानी में तैरती है, मछली तैरती है तो पानी में तैरती है, अर्थात ध्यान रखना तैरना भी स्वाभाविक क्रिया, उड़ना भी स्वाभाविक क्रिया है। कैसी है, स्वाभाविक क्रिया होती है। तो किस में जाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाती है। वह हंसता है, वह हंसता है। तो हंसना बोले तो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती। क्या, क्रिया। और कौन हंसता है, वह। तो यहां पर क्या है, हमारा कर्ता है। हंसना बोले तो क्या कहलाएगी, क्रिया। क्रिया हंसना भी स्वाभाविक क्रिया मित्रों। कौन सी है, स्वाभाविक क्रिया है। हंसना, रोना, जैसे किसी को शर्म आती है तो शर्म आती कह के आती है कि 5 घंटे बाद में तेरे को में शर्म आएगी। क्या, स्वाभाविक क्रिया है। कैसी है, स्वाभाविक क्रिया, अकर्मक के अंतर्गत जाएगी। घूंघट निकालते तो वो कहती है कि 2 घंटे बाद में घूंघट निकालने, नहीं, ये स्वाभाविक, प्रकृति बोधक है। कौन सा है, प्रकृति बोधक है आपका। दूसरी मैंने बात कर दी आपके स्वाभाविक या प्रकृति, वो दोनों साथ में दे रहा हूं। प्रकृति का रूप अलग है, स्वभाव का अलग है, यानी अपने आप में जो गठित होती है। नेक्स्ट आ जाए बात, वह रोता है, वह रोता है। सांप रेंगता है, सांप रेंगता है, सांप रेंगता है। तो रेंगना भी क्रिया कैसी, हमारी स्वाभाविक है। कौन सी है, स्वाभाविक है। रोना भी स्वाभाविक है। देखो ये बात कह रखी है, स्वाभाविक या प्रकृति बोधक क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती, अकर्मक क्रिया। जैसे उछलना है, कूदना है, टिमटिमाना है। कौन सा है, टिमटिमाना। जैसे तारे टिमटिमाते हैं तो आप उसको बटन लगाते हो क्या, एक बटन के बाद ये टिमटिमाएगा या बंद हो जाएगा, नहीं तो कौन सा है, स्वाभाविक है आपकी। कौन सी है, स्वाभाविक। उछलना, कूदना, टिमटिमाना, इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना। दूसरा, जैसे प्रश्न यहां से बनेगा, देखो मुख्य बात क्या आती है, प्रश्न ये आता है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि वायुयान आकाश में उड़ते हैं। अब यहां पर आपकी समस्या आती है, वो कहता है कि ये पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो जितने पक्षी नहीं उड़े उससे ज्यादा बार ये आ चुका है एग्जाम में। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य में क्रिया बताइएगा। और आप इस लोग क्या कर देते हो, आकाश को कर्म मान के सकर्मक क्रिया ठोक के आ जाते हो। सकर्मक क्रिया नहीं है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये आकाश। कहते हो उड़ना बोले तो क्रिया है, कहां उड़ता है, आकाश में। कौन उड़ता है, पक्षी उड़ता है। तो ये तो करता है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्या, और किसी का जवाब थोड़े ही आ रहा है इसमें। और उड़ना बोले तो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। यहां पर भी उड़ना बोले तो क्रिया, और कहां उड़ते हैं, आकाश में। कौन उड़ते हैं, वायुयान। तो ये करता है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये क्रिया हो गई आपकी। तो यहां पर तो कर्म है ही नहीं, तो कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। कौन सी है, अकर्मक क्रिया कहलाती है हमारी, सकर्मक क्रिया नहीं है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभार सिर्फ वाक्य में आपको उसमें ऑप्शन में क्रिया दे देता है और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया, कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। जैसे मान लो लिख दिया मैंने कि लिखना, लिखना, दूसरा लिख दिया पढ़ना, तीसरा लिख दिया सोना, और बाद में कह दिया सभी सही, सभी सही। अब प्रश्न क्या पूछा, उसने कहा अकर्मक, अकर्मक क्रिया है,
निम्नलिखित विकल्प में से या निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द या कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है। तो मैंने अभी बताया था लिखना कि आपको यदि जब क्रिया दे देता है तो आप स्वयं ही अपना कर्ता लगा दीजिएगा, वह लगा दीजिएगा, वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह सोता है। फिर आप प्रश्न करो इससे वापस से, क्या लिखता है भाई, कुछ भी लिख सकता है, क्या पढ़ता है, कुछ भी पढ़ सकता है, पत्र पढ़ सकता है, समाचार पत्र पढ़ सकता है, निबंध पढ़ सकता है, लेख पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है, ठीक है। और वह सोता है, तो क्या सोता है, कौन सोता है, वह सोता है, क्या सोता है, क्या का जवाब नहीं होता, किसे सोता है पता नहीं हमारे को, तो सोना स्वाभाविक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो इसका विकल्प क्या होगा हमारा, सोना होगा। क्या, सोना। और सकर्मक क्रिया है तो ये दोनों ही क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया है। और ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। सिर्फ क्रिया दे रखी है तो कर्ता अपनी मर्जी से लगाइएगा और फिर इससे प्रश्न कीजिएगा कि कौन सी क्रिया के अंदर हमारा भाव बन रहा है, तो भाव बन रहा है तो सकर्मक है, नहीं बन रहा है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया का रूप देखने को मिलता है। दूसरी बात इसके अंतर्गत, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो गति प्रदान है, कौन सी है, गति प्रदान है, तो गत्यार्थक हो गई। कौन सी होगी, गत्यार्थक। और मैंने कहा छात्र बैठा है, छात्र बैठा है तो स्थिरात्मक का, अवस्था बोधक का बोध करवा रहा है। छात्र सड़क पर बैठा है तो कहां बैठा है कि सड़क पर, तो सड़क स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, वहां पर कर्म नहीं है। कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध है, तो कर्म तो है ही नहीं, तो अकर्मक क्रिया बैठा है अर्थात रुका हुआ है, तो कौन सा है, अवस्था बोधक। वायुयान आकाश में उड़ते हैं तो गति प्रदान है, गत्यार्थक है। सांप रेंगता है, सांप बैठा है, सांप रेंग रहा है अर्थात गति प्रदान कर रहा है, और बैठा है तो कौन सा है, अवस्था का बोध करवा रहा है। कौन सा है, अवस्था का बोध करवा रहा है। तो ये थी हमारी कौन सी, कर्म के आधार पर दो प्रकार की थी, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी थी, अकर्मक क्रिया। सकर्मक के अंतर्गत एकर्मक और द्विकर्मक स्वाभाविक का रूप भी आपने देखा इसके अंतर्गत। तो जैसे उछलना है, कूदना है, टिमटिमाना है, शर्माना है, लजाना है, ये सारी कौन सी, शर्माना या लज्जा का आना, ये सारी हमारी अकर्मक क्रिया का बोध करवाता है। जैसे नींद का आना, उबासी का आना, ये सारी कौन सी है, अकर्मक क्रिया का बोध करवाता है मित्रों। दूसरी बात इसके अंतर्गत हमें आगे पढ़ेंगे, जो बात करेंगे अगले अध्याय के अंतर्गत, वो पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर भी अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, दो प्रकार आती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सबसे अच्छी आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में परिभाषा भी आ जाता है, उदाहरण भी आ जाता है, उसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त क्रिया कौन सी होती है। नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, ये सारी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और काल के आधार पर आप सामान्यतः जानते हो, काल का टॉपिक यदि आपको अच्छी तरीके से आता है तो काल में से क्रिया किसी भी प्रकार की आती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और क्रिया में से सीधा ही काल दे रखा है, कौन सा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की। काल का प्रकरण आपका अलग से होता है, जिसके अंदर वर्तमान के कितने भेद होते हैं, भूत के कितने होते हैं, भविष्य के कितने प्रकार होते हैं, वो अलग अलग प्रकार, अलग चैप्टर होता है। तो इस अंक में बस इतना ही भाई। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।